नमस्कार। विवेकानंद सिविल सर्विस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं ललित आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यानी हमारा जो संविधान है उसका विकास किस तरीके से हुआ, उसका पहला पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। और 1857 के रिवोल्ट से पहले तक अंग्रेजों ने हमारे यहाँ कौन सी या किस प्रकार की व्यवस्थाओं को लागू किया था या क्रियान्वित किया था, इस पर हम लोगों ने बात की थी। आज उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो से पहले अगर आप अभी इसको देख रहे हैं तो इससे पहले वाला जो पार्ट 1 है उसको भी आपको देखना चाहिए, तभी ये कंटिन्यूटी में आपकी समझ में आएगा। ठीक है। 1857 की रिवोल्ट के बाद बहुत सारी चीज़ों में बड़े स्तर पर बदलाव हुए और सबसे बड़ा जो बदलाव था वो ये था कि इस विद्रोह के ठीक बाद 1858 या 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के माध्यम से भारत में जो कंपनी शासन था उस कंपनी शासन को समाप्त कर दिया गया। भारत से कंपनी शासन का या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई और इसके बाद जो भारत था वो सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। इसका मतलब ये था कि अब जो क्राउन या ताज ब्रिटेन के लिए नीतियां बनाता था वो अब पूरे भारत के लिए बनेगी। पूरे भारत से मतलब ब्रिटिश भारत, जो कल की क्लास में हमने एक मैप में डिस्कस किया था कि भारत के जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार था उन क्षेत्रों पर अब क्राउन के जो भी नियम है, क्राउन की जो विधि है वो लागू होने वाली थी। ठीक है। तो सबसे पहली बात, यह अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद लाया गया था। यह अधिनियम कब आया? जब विद्रोह समाप्त हुआ। क्या प्रोविजन था? शक्ति ब्रिटिश ताज के अधीन कर दी गई और कंपनी शासन जो था वो समाप्त हो गया। जैसा अभी मैंने डिस्कस किया कि भारत से इस विद्रोह के बाद कंपनी शासन की समाप्ति हो गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर समाप्त हो गए और गवर्नर जनरल को वॉइसरॉय भी कहा जाने लगा। ठीक है। देखिए, हम जब इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि गवर्नर जनरल अब वॉइसरॉय हो गया, ये गलत होगा। ये सही होगा कि गवर्नर जनरल अब वॉइसरॉय भी कहा जाने लगा। जब वो भारत का प्रशासन देखता था, जब वो भारत के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में काम करता था तो वो गवर्नर जनरल था। और जब वो ब्रिटिश महारानी या ब्रिटिश महाराजा को भारतीय मामलों से संबंधित रिपोर्ट करता था तो वो क्या था? वॉइसरॉय था। यानी अब जो गवर्नर जनरल है वो एक प्रकार से ब्रिटिश महारानी या महाराजा, क्वीन या किंग का प्रतिनिधि हो गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या चेंजेस हुए? लंदन में भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। अब जो भारत सचिव का पद बनाया गया लंदन में वो 1935 तक लंबे समय तक बने रहने वाला है। ठीक है। भारत सचिव की सहायता हेतु एक 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। यानी भारत सचिव जो था वो एक 15 सदस्यीय परिषद की सहायता से कार्य करेगा। आपको इस बात की समझ रखनी है कि भारत सचिव एक प्रकार से भारतीय मामलों का मंत्री था। जो ब्रिटिश कैबिनेट बनती थी या ब्रिटिश जो मंत्री परिषद का गठन होता था, उस ब्रिटिश मंत्री परिषद में या ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक भारतीय मामलों के मंत्री की नियुक्ति होने लगी और वही भारतीय मामलों का जो मंत्री है वो भारत सचिव कहलाता था। और उसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद बना दी गई जो उसे भारतीय मामलों में सहायता देती थी। भारत सचिव के कार्यों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी। ठीक है। यानी एक प्रकार से भारत में न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा की नीति इस अधिनियम के तहत लागू हो गई कि अब भारत सचिव जो भी काम करेगा उसके कामों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी कि वो काम सही है या गलत है। ठीक है। इसके बाद जो संवैधानिक विकास में जो एक बड़ा योगदान था वो था भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या प्रोविजन थे? पहला, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली का आरंभ हुआ। ठीक है। यानी जो गवर्नर जनरल की परिषद के जो सदस्य थे वो प्रांतीय गवर्नर की परिषद और प्रांतीय जो प्रतिनिधि थे उनमें से चुनकर अब वो आने थे। हालांकि इसे व्यवहारिक रूप से पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका। विधानमंडल को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है। क्या थे? एक था केंद्रीय विधान परिषद जिसमें कितने 11 मेंबर थे और दूसरा जो था वो था प्रांतीय विधान परिषद।
प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन प्रांतों के गवर्नर द्वारा होता था, ठीक है। और ये जो मनोनयन होता था, इस मनोनयन में इन लोगों की सलाह बहुत मायने रखती थी। तो ये भी थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि जो गवर्नर के द्वारा जो प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों का मनोनयन होता था, नॉमिनेशन होता था, वो गवर्नर अपने स्वविवेक से ना करके इन लोगों की सलाह से करता था, जैसे जिला बोर्ड, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, जमींदार, व्यापारी, इन लोगों की सलाह ली जाती थी और उस सलाह के बाद ही इनका क्या किया जाता था, मनोनयन होता था, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अब बड़े परिवर्तन होना शुरू हुए। यहां से आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में रखनी है, ठीक है। सबसे बड़ा जो सुधार, या इसको ब्रिटिश सरकार ने सुधार का नाम दिया था, लेकिन हमारे देश में इसने बहुत सारी समस्याओं को जन्म दिया। इवन उन समस्याओं से अभी तक हमें सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1909, या इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया। मार्ले मिंटो सुधार इसका नाम इसलिए था क्योंकि उस समय भारत सचिव थे लॉर्ड मार्ले और भारत के वायसरॉय या गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो। तो इन दोनों के नाम पर इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार रखा गया। क्या क्या इसमें चेंज हुआ, ठीक है, या क्या चीजें भारतीय व्यवस्था में लागू की गई। सबसे पहली बात, विधानमंडल की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। ये सुधार धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। जो विधानमंडल है या विधान परिषद है, अब उसमें जो मनोनयन या जो लोगों की नियुक्ति हो रही है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट, सदस्यों को बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। जो मेंबर है वो बजट पर पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। और 1892 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम में सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भारतीय की नियुक्ति का प्रावधान किया गया कि जो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भारतीय की भी नियुक्ति की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान जिससे बहुत सारी समस्याएं हुई वो है सामान्य लोग एवं मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू की गई। ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। भारत में पृथक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत 1909 के अधिनियम से हुई और इस पृथक निर्वाचन के तहत मुसलमानों को विशेष अधिकार दिए गए। ये पृथक निर्वाचन क्या है, ये हम आगे इतिहास में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस आपको यहाँ इतना याद रखना है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई और इसके तहत अब ये व्यवस्था हो गई कि मुस्लिम प्रतिनिधि को ही वोट देगा, यानी मुसलमानों का प्रतिनिधि अलग होगा और सामान्य लोगों का प्रतिनिधि अलग होगा। ये मार्ले और मिंटो की तस्वीरें जिन्होंने ये काम किया था या जिनके प्रयास से ये काम हुआ था। इसके बाद ये चीजें भी आपको याद रखना है, हालांकि ये अंग्रेजों के द्वारा ये कार्य नहीं किया गया, ठीक है, लेकिन इनका प्रभाव था। लखनऊ पे एक्ट हुआ था 1916 में। ये मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच हुआ था। तो आगे जो व्यवस्था होगी, आगे जो संवैधानिक विकास होगा, उस संवैधानिक विकास पर कहीं ना कहीं इस लखनऊ पे एक्ट का भी प्रभाव रहेगा, ठीक है। क्या हुआ इसमें, कांग्रेस ने लीग के साथ सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार किया। ये एक कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती थी जो आगे चलकर इसके परिणाम इतने भयानक आने वाले हैं, ठीक है, कि खुद कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े नेता इसको स्वीकार करेंगे कि हाँ, हमसे उस समय एक गलती हुई, ठीक है। अब जब इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया तो स्वाभाविक रूप से जो मुस्लिम लीग का जो एजेंडा था, मुस्लिम लीग की जो विचार थे, उन विचारों को एक लेजिटिमेसी या वैधानिकता प्राप्त हो गई कि अगर कांग्रेस स्वीकार कर रही है तो फिर हम गलत नहीं हैं। केंद्र में मुसलमानों के लिए 1/3 सीटें आरक्षण की इसमें व्यवस्था की गई, यानी जब भी कभी सरकार बनेगी केंद्रीय स्तर पर तो 1/3 जो सीट है वो मुसलमानों के लिए आरक्षित रहेगी। वयस्क निर्वाचन प्रणाली की अवधारणा पर बल दिया गया, ठीक है। यहां केवल बात हुई थी, अभी इस पर डिटेल में जो बात है वो नेहरू रिपोर्ट में होगी, लेकिन ये तय हुआ कि जो भारत में चुनाव होंगे उन चुनावों में अन्य सभी आधारों को या अन्य सभी योग्यताओं को समाप्त कर दिया जाएगा और एक बड़ी योग्यता निर्धारित कर ली जाएगी, वयस्क निर्वाचन प्रणाली। वयस्क निर्वाचन प्रणाली या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार व्यवस्था या इंग्लिश में कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ये होता है कि वोट देने की
केवल एक योग्यता होती है और वो है आयु। यदि व्यक्ति एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेता है तो उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है और वो भारत निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण करवा ले। इससे पहले बहुत सारी अलग अलग जो आधार तय किए गए थे, जैसे आय का आधार था, इसके अलावा इनकम टैक्स देने का आधार था, शिक्षा का आधार था, आपके पास एक भूमि एरिया या लैंड होनी चाहिए उसका आधार था, उन सबको नकार दिया गया। यानी भविष्य में जो भी बातें होगी वो वयस निर्वाचन प्रणाली के बेस पर होगी। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या था, विधानमंडल के कार्यों में धर्म के आधार पर वीटो का अधिकार मिला। ठीक है, ये भी एक ब्लंडर ही था, यानी विधानमंडल जो भी कार्य करेंगे तो उस कार्य में धर्म के आधार पर वीटो किया जा सकता है कि वो कार्य किसी धर्म विशेष के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है। यानी मुस्लिम लीग को अधिकार था कि अगर मुसलमानों के लिए कुछ गलत हो रहा है या उनके हिसाब से गलत हो रहा है तो वो उसको वीटो कर सकते थे। वीटो का मतलब होता है निषेधाधिकार, यानी अगर एक बार उन्होंने मना कर दिया तो उस पर आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें यह भी व्यवस्था की गई या इस अवधारणा पर बल दिया गया कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो दूसरा 1909 के बाद जो दूसरा बड़ा प्रयास आपको दिखाई देगा वो है भारत सरकार अधिनियम 1919 या जिसे कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यहां पर भी वही मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसरॉय थे। ठीक है, तो इनके नाम पर चूंकि इनके समय सुधार हुआ था इसलिए इसका नाम रखा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या हुआ, इसके तहत प्रांतों में पहली बार उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। ठीक है, यानी इन्होंने पहली बार यह प्रावधान किया कि प्रांतों के अंदर उत्तरदायी सरकार होगी। उत्तरदायी सरकार का बहुत आसान सा अर्थ यह होता है कि एक ऐसी सरकार जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का संचालन करते हो और वे प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी हो। यानी उन्होंने क्या सही किया और क्या गलत किया इसका जवाब उन्हें जनता को देना पड़े, तो इसे उत्तरदायी सरकार कहा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं 1919 के अधिनियम के तहत सरकार ने यह प्रयास किया कि प्रांतों में चुनाव हो और उन चुनावों के बाद चुनी हुई सरकार शासन व्यवस्था का संचालन करे। प्रांतीय विषय को आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित कर दिया गया। इसी को द्वैध शासन कहा गया। एक हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में आया, जब कंपनी के कार्यों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यहां पर जो प्रांतीय सब्जेक्ट थे उनको आरक्षित और किसमें हस्तांतरित में विभाजित कर दिया गया। जो आरक्षित विषय थे वो किसके पास रखे गए, प्रांतों के गवर्नर के पास रखे गए। आरक्षित विषय गवर्नर के पास और जो हस्तांतरित विषय थे ये सौंपे जाने थे। जब चुनाव हो जाएगा तो चुनाव के बाद जो चुनकर आएंगे जनप्रतिनिधि उन जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे। ठीक है, तो चूंकि प्रांत के विषय दो पार्ट में डिवाइड हो गए, आरक्षित और हस्तांतरित, इसलिए इसको प्रांतों में क्या कहा गया, द्वैध शासन। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, पहली बार सभी कार्यों को केंद्रीय विषय तथा प्रांतीय विषय में विभाजित कर दिया गया। स्पष्ट रूप से जो विभाजन है, हालांकि यहां पर विषयों का निर्धारण बहुत सही तरीके से नहीं हुआ था, इसमें 1935 में सुधार होगा, लेकिन यहां आपको याद रखना है कि पहली बार जो सभी कार्य थे वो किस में डिवाइड हो गए, केंद्रीय विषय और दूसरा क्या था, प्रांतीय विषय। जैसे अभी वर्तमान समय में हमारे यहाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है, तो यहाँ पर एक प्रकार से केंद्रीय सूची, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट का प्रावधान कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को द्विसदनी बनाया गया। उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन विधानसभा, यानी आपका जो प्रांतीय केंद्रीय विधानमंडल था वो द्विसदनी हो गया। ठीक है, और भी बड़े प्रावधान इसमें थे। जो पृथक निर्वाचन प्रणाली 1909 में शुरू हुई थी उसको थोड़ा और विस्तारित किया गया। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का जो ताना बाना है उसमें दरार उत्पन्न हो और जो लोग हैं वो धर्म के आधार पर एक दूसरे से अलग हो जाए, तो थोड़ा और इसको आगे बढ़ाया गया, विस्तारित किया गया। और अब देखिए, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन,
तथा यूरोपीय के लिए पृथक निर्वाचन लागू कर दिया गया। ठीक है, यानी अब पृथक निर्वाचन प्रणाली में सिख भी आ गए, भारतीय ईसाई भी आ गए, एंग्लो इंडियन भी आ गए, यूरोपियन भी आ गए। इन लोगों को लिए भी मुसलमानों की तरह पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। वोट देने का अधिकार संपत्ति, कर व शिक्षा पर आधारित किया गया। एक तरफ 1916 के लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने ये अवधारणा स्वीकार की कि वयस्क निर्वाचन मताधिकार व्यवस्था को अपनाया जाएगा, लेकिन यहां जो बात हो रही है उसमें कहा गया कि व्यक्ति के पास संपत्ति हो, वह कर दे और वह शिक्षित हो। जो भी उन्होंने दायरा तय किया, अगर वो इनको पूरा करता है तो वोट दे सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहले खत्म हो गई, ब्रिटिश सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किसी प्रकार का सलाह मशवरा करके ये प्रावधान नहीं कर रही थी, मुस्लिम लीग से सलाह मशवरा नहीं कर रही थी। अगर वो करते तो शायद ये प्रावधान नहीं होता। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, ये स्थापना है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसी के तहत आगे चलकर आपको पता होगा यूपीएससी का गठन होने जा रहा है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रोविजन था वो 1919 के अधिनियम में था। प्रांतीय बजट को अलग किया गया, यानी जो प्रांत का बजट था अब वो केंद्रीय बजट से अलग हो गया। प्रांतीय विधानमंडल अपना बजट खुद बना सकते थे। ठीक है, ये प्रोविजन हुए 1919 में। अब कुछ जो प्रावधान थे जो बहुत बाद में लागू होने वाले, लेकिन वो कहीं ना कहीं साइमन कमीशन से प्रभावित थे। साइमन कमीशन का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि प्रांतों के अंदर जो उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई है, उस उत्तरदायी शासन को सही रूप में जांचने के लिए कि उत्तरदायी शासन में भारतीय सफल हुए या नहीं हुए, इसको देखने के लिए 10 वर्ष बाद इसकी एक समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के लिए एक आयोग बनेगा। उसी आयोग का नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन का जो गठन है वो 1927 में हुआ। ये 1928 में भारत आया और 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उद्देश्य क्या था? 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना। ठीक है, इसने क्या कहा? देखिए, इसके प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आगे 1935 में दिखाई गई है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी को समाप्त करने की सिफारिश की। जो साइमन आयोग की जो बड़ी सिफारिश थी उनमें एक ये थी कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो जाए और पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी जाए। इसने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखा। ये तो अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा एजेंडा था। साइमन आयोग इसमें किस प्रकार और कैसे परिवर्तन कर सकता था। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को कंटिन्यू करने की बात की गई। इसने केंद्र में उत्तरदायी सरकार की सिफारिश की, यानी जैसी सरकार प्रांतों में बनी है अब वैसी सरकार केंद्र में बन जाए और प्रांतों को पूर्णतः उत्तरदायी शासन व्यवस्था के अधीन लाया जाए। ठीक है, इसके बाद एक और बड़ा जो प्रभाव था वो नेहरू रिपोर्ट का था। साइमन आयोग का जब भारत में या देशव्यापी विरोध हुआ तो उस विरोध के बाद तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को यह चुनौती दी थी कि आप हमारे क्रियाकलापों या हमारे द्वारा जो सुधार लागू किए जा रहे हैं, आप अगर उनका विरोध कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा योग्य हो गए। अगर आप इतने ही योग्य हैं तो एक ऐसा संविधान बनाइए जो सभी को स्वीकार्य हो। उसी के परिणाम स्वरूप मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति का गठन हुआ और इसने 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके भी कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट प्रोविजन आप याद रखिएगा। इसने जो बात कही थी उसमें क्या क्या चीजें शामिल थी? सबसे पहली बात कि भारत एक डोमिनियन स्टेटस होगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह हुआ कि शासन व्यवस्था का संचालन भारतीयों के द्वारा किया जाएगा, लेकिन उस पूरी व्यवस्था का नाम या जिसके नाम पर वो होगा वो ब्रिटेन की महारानी या महाराजा होगा। यानी भारत स्वतंत्र नहीं होगा, भारत में स्वशासन होगा पर स्वतंत्रता नहीं होगी। भारत एक संघ होगा यानी फेडरेशन होगा। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति कहीं ना कहीं उत्तरदायी होगी। इन चीजों को हम आगे अपनाने वाले जब हमारा संविधान बनेगा। ठीक है, वॉइसरॉय भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा।
ठीक है, यानी जैसे वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति की स्थिति है, वायसरॉय की केवल वही स्थिति होगी और बाकी सारे जो क्रियाकलाप है वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे। पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं होगी। ध्यान देना आप लोग, ये नेहरू रिपोर्ट लाने वाले नेहरू समिति में जो अधिकांश लोग थे, ये वही लोग थे जो जिनमें से अधिकांश लोगों ने 1916 के लखनऊ पैक्ट में पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया था। और अभी यानी कि लगभग 11-12 वर्ष बाद इन लोगों को लगता है कि हमने गलत किया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आप एक बड़ा निर्णय लें और 5-10 साल बाद फिर वापस उसमें से आ जाएं, और खासकर वैसी स्थिति में जब उस निर्णय का प्रभाव भी स्थापित हो गया है। जब आपने कोई निर्णय लिया और वो लोगों तक पहुंच चुका है और लोग उसको आत्मसात कर चुके हैं, अपना चुके हैं, अपनाने के लिए तैयार हो गए, ऐसी स्थिति में अगर आप उसको बदलेंगे तो आपको बहुत नुकसान होगा। ठीक है, और बदलना था तो बहुत पहले ही कर बदलना था, लेकिन अब इन्होंने सोचा या स्वीकार किया कि हमसे गलत हुआ, हम उसको वापस लेते हैं। लोगों के मौलिक अधिकार होंगे, इसके अलावा स्त्रियों को समान अधिकार दिए जाएंगे, और भी इसमें बहुत सारे प्रोविजन थे, लेकिन संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आपको याद रखनी है। बाकी हिस्ट्री में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं आप इसको। इसके बाद जो अंतिम बड़ा प्रयास था वो था भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या क्या चीजें शामिल थी, शॉर्ट में उसको डिस्कस करते हैं हम। प्रांतों में पूर्णतः उत्तरदायी सरकार, अभी मैंने डिस्कस किया कि प्रांतों में पूर्णतः उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो जाए। साइमन कमीशन ने इसकी सिफारिश की थी। ठीक है, तो प्रांतों में अब पूर्णतः उत्तरदायी सरकार होगी और पूर्णतः विकेंद्रीकरण को हम लागू करेंगे, क्योंकि अगर प्रांत में उत्तरदायी सरकार बन रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी। ये संघ कभी बन ही नहीं पाया, क्योंकि इस संघ में बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे, रियासतों को शामिल करना और बहुत सारी चीजें थी जो नहीं हो पाया। राज्यों में द्वैध शासन क्या हो जाए, समाप्त हो जाए तथा केंद्र में लागू कर दिया जाए। इसका मतलब यह था कि जैसे हमने राज्य के विषय को पहले आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया था, ठीक उसी प्रकार से अब केंद्र के विषयों को भी आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित कर दिया जाए। इसका मतलब भारत का जो गवर्नर जनरल था, कुछ विषय उसके पास रहेंगे और कुछ विषय जो है वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के पास रहेंगे। यानी 1935 के अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया और प्रांतों में पूर्णतः उत्तरदायी सरकार को लागू किया। ठीक है, और क्या इसमें प्रोविजन थे? 6 प्रांतों में द्विसदनी विधानमंडल की व्यवस्था की गई। 6 प्रांतों के अंदर द्विसदनी विधानमंडल की व्यवस्था की गई, और द्विसदनी जो विधानमंडल था उसका नाम था विधान परिषद और विधानसभा। ये 6 प्रांत कौन से थे, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला बंगाल, दूसरा बंबई, तीसरा मद्रास, चौथा बिहार, संयुक्त प्रांत व असम। ये 6 प्रांत थे जिनमें द्विसदनी विधानमंडल की व्यवस्था 1935 के अधिनियम से की गई। ठीक है, और क्या प्रोविजन थे? महिलाओं, शोषित वर्ग व मजदूरों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सरकार पृथक निर्वाचन में कुछ ज्यादा ही रुचि ले रही है, क्योंकि इससे भारतीय समाज अलग अलग होने वाला है, टूटने वाला है। तो अब इसमें महिलाओं को शामिल किया, शोषित वर्ग को शामिल किया और मजदूरों को शामिल किया। केंद्रीय बैंक की स्थापना की व्यवस्था की गई, इसी के तहत आगे चलकर इसका गठन होने वाला है। फेडरल कोर्ट की स्थापना की बात की गई, इसी के तहत भारत में एक कौन सा संघीय न्यायालय की स्थापना होने जा रही है। ठीक है, तो ये प्रोविजन जो थे वो किसके तहत किए गए? भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इस प्रकार से हमारा एक संवैधानिक विकास का जो चरण था वो लगभग 150 से 200 वर्षों की उसमें एक लंबी प्रक्रिया चली, और संवैधानिक विकास या संवैधानिक जो क्रियाकलाप थे वो एक के बाद एक हमने अपनाए और हम 1947 तक पहुंचे। जो भारत की संविधान सभा बनेगी 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर, वो संविधान सभा इन चीजों में से भी बहुत सारे तत्वों को, बहुत सारे क्रियाकलापों को अपने में अपनाएगी और संविधान को किसी न किसी रूप में उनको लागू किया जाएगा, संविधान में उनको शामिल किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इन 2 लेक्चर के माध्यम से जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि फर्स्ट और आज हमने जो सेकंड लेक्चर डिस्कस किया है, एक मोटा ओवरव्यू तैयार हुआ है। अगर आप इसको इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस नहीं की है, हमने वो बातें शामिल की है जिन्होंने संविधान के ऊपर प्रभाव डाला था। ठीक है, तो आप दोनों को
क्रम में सबसे पहले आप पहला लेक्चर और उसके बाद दूसरा लेक्चर देखेंगे तो पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपकी क्लियर होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। कल इससे संबंधित हम क्लास लेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये पॉलिटी का पूरा कंटिन्यू अगर आपको पढ़ना है और आप चाहते हैं कि आपको यूट्यूब वगैरह पे सर्च नहीं करना पड़े, तो बेस्ट तरीका है कि आप हमारा जो ऐप है वो ऐप डाउनलोड कीजिए। नीचे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ऐप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो उस ऐप के अंदर जो स्टडी मटेरियल है उसमें आपको PDF फॉर्मेट में भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट हो रहा है या हम संविधान पढ़ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, उससे संबंधित भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।